नमस्कार साथियों, सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम वैसे-वैसे ही नज़दीक आती जा रही है और अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें क्योंकि आपका सिलेबस लगभग हो गया होगा। लगभग क्या, हो ही गया है, लेकिन अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। बोर्ड ने आपने पैटर्न देख ही लिया होगा कि कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पैटर्न के अनुसार ही पढ़े। अब आप पैटर्न के अनुसार ही पढ़े कि जिस पार्ट से, जैसे किसी पार्ट से निबंधात्मक है तो आप उस पार्ट से सिर्फ वही निबंधात्मक ही पढ़े, क्योंकि ऐसे आपका समय बचेगा और आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। और जिस पार्ट से छोटे क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ है या एक लाइन वाले हैं, तो उस पार्ट से वैसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ऐसे आपको जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन करना है। रात को 11 या फिर 12 बजे तक, जब तक आप पढ़ सको तब तक आपको पढ़ना है। फिर सुबह उठ के आपको पढ़ना है, फिर स्कूल, और स्कूल में उसके बाद आप सिर्फ, अब एग्ज़ाम तक ज़्यादा समय नहीं है। और अब एग्ज़ाम तक आप अगर 1 डेढ़ महीने आप ऐसा कर लेते तो दावे के साथ कह सकता हूँ अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। ठीक है ना? हम भी आपके रिवीजन में ही आपका सहयोग करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं और हमने पहले भी ये वीडियो डाले हैं। तो आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले सारे वीडियो देखिएगा। हमने बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये वीडियो बनाए हैं और हम पैटर्न के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन देखेंगे। हम आज जो पाठ देखने वाले हैं ये है सत्ता की साझेदारी, जो कि अपनी सामाजिक विज्ञान की जो राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक चलती है उसका एक ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ध्यान रखना, इस एग्जाम में ये चैप्टर 4 अंकों का आने वाला है साथियों। इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिला, अति लघुत्तरात्मक मिलेगा और लघुत्तरात्मक मिलेगा। यानी कि 3 प्रश्न इससे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न एक एबेसडे वाला वस्तुनिष्ठ होगा, एक लाइन वाला होगा और एक लघुत्तरात्मक होगा। तो चलते हैं हम इस पार्ट से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल महत्वपूर्ण पार्ट है, 4 नंबर है सर। देख लो, पहला प्रश्न है हमारा कि सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। तो ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है साथियों। भाई, सत्ता का ऊर्ध्वाधर तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा। जबकि सत्ता के अंगों का जो बंटवारा है, विभिन्न अंग है, उसमें क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब आड़ा। जैसे मान लो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, या फिर सत्ता के जो विभिन्न अंग है, ये तो हमने अंग अलग देखे। सत्ता के अंगों का बस जो शासन चलाने चलाने के लिए जो अंग है, उनका जो बंटवारा है उसकी बात है। वो क्षैतिज वितरण है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, ना ही विभिन्न समूहों के मध्य वितरण है। तो अपना ध्यान रखना, अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा कि सत्ता का ये क्षैतिज वितरण है, जिसमें विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। अगला देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का मतलब होता है यूरोप के देशों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया है। यूरोप के देश, जैसे ये अभी तो शायद ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, ये आपको देख लेना है। लेकिन अधिकांश यूरोपीय देश है वो इस संघ के सदस्य हैं और इन्होंने अपना मुख्यालय ब्रुसेल्स में रखा है। यूरोप का एक शहर है ब्रुसेल्स, वहां पे इन्होंने अपना मुख्यालय रखा है। ठीक है ना? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आजादी। ये श्रीलंका को आजादी, ध्यान रखना है, अपने को आजादी मिली है 1947 में, उसके अगले ही साल आजादी मिली है श्रीलंका को, ये भी ध्यान रखना है। याद करने का तरीका कि भारत आजाद 1947 में हुआ और उसके अगले साल श्रीलंका हुआ। तो श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो ये सिंहली, सिंहली जो श्रीलंका के मूल निवासी माने जाते हैं। सिंहली वहाँ की भाषा भी है श्रीलंका की, और वहाँ का समुदाय भी है जो लगभग 75% के आसपास है वहाँ। ठीक है ना? ये सिंहली समुदाय है वहाँ, जो कि सबसे बड़ी संख्या में वहाँ है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का प्राचीन नाम भी तो सिंहली था, सिंहल द्वीप। ये भी ध्यान रखना है, श्रीलंका का प्राचीन नाम भी क्या है, सिंहल द्वीप है।
इसीलिए वहाँ सिंहली भाषा है और वहाँ का एक सिंहली सामाजिक समुदाय भी है जो वहाँ बड़ी संख्या में है, 75% के आसपास है लगभग। अब अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है। डच यानी कि हॉलैंड, वर्तमान में डच, हॉलैंड को डच भाषी बोला जाता है। वहाँ ये फ्लेमिश वाला है ना बेल्जियम में, ये फ्लेमिश वाला जो क्षेत्र है बेल्जियम में, यहाँ प्रमुख रूप से एक भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं डच भाषा। तो ध्यान रखना, बेल्जियम में ये ये डच भाषा यहाँ फ्लेमिश क्षेत्र में बोली जाती है प्रमुख रूप से, ठीक है ना। अगला है, बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है। तो वहाँ कौन सी सरकार होती है? तो वह होती है सामुदायिक सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? सामुदायिक सरकार। अरे बोलो भाई, कौन सी सरकार? सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम में एक तो हो गई केंद्र सरकार, एक हो गई राज्य सरकार, इसके अलावा तीसरी सरकार कौन सी है? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक मतलब एक समूह बना के जो सरकार चलाई जाती है सभी के सहयोग से, उसको सामुदायिक सरकार बोलते हैं, ठीक है ना। ये बेल्जियम में है। तो बेल्जियम में 3 तरह की सरकार है, कौन कौन सी? केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और एक सामुदायिक सरकार। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है कि यस और नो? बताइए, जल्दी बताइए यस और नो। अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1956 में, यानी कि 1956 में। ये ध्यान रखना। अभी हमने कहा कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा समुदाय होता है? तो सिंहली समुदाय है और वहाँ भाषा भी सिंहली बोली जाती है और इस भाषा को वहाँ का राजभाषा का दर्जा 1956 में दिया गया है। ठीक है, याद रह जाएगा। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। वहाँ कौन सी भाषा? सिंहली भाषा। और सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1956 में। ठीक, और वहाँ सबसे ज्यादा कौन सा समुदाय? सिंहली समुदाय है। उसके बाद जो तमिल समुदाय है, भारतीय तमिल वाला, वो समुदाय है। अब अगला है कि निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए हैं साथियों? कितनी बार? 4 बार संशोधन। तो वह कौन सा देश है? बेल्जियम है। आपके पाठ के अनुसार बेल्जियम देश है जिसने 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया है? 4 बार संशोधन किए हैं। ठीक है, संविधान से आप समझ ही गए होंगे, मतलब जैसे प्रत्येक देश का अपना अपना एक संविधान होता है और उसमें समय के अनुसार कुछ संशोधन भी किए। संशोधन का मतलब उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, वही संशोधन कहलाते हैं। तो यह बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुए हैं 1970 से 1993 के। अगला है, लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है जब, भाई लोकतांत्रिक देश में एकता तभी संभव है जब, अब बताओ आप इनमें से कौन सा कारण है कि जब एकता संभव है? किन कारणों से? तो बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व कायम करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तब तो एकता कैसे कायम रहेगी? बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बनाएगा तो फिर एकता कैसे कायम रहेगी? सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाएगा। हाँ, ये अपना राइट आंसर है। भाई सभी समुदाय है, चाहे वो कोई सा भी समुदाय हो, चाहे धार्मिक समुदाय हो, चाहे जातीय समुदाय हो, या कोई सा भी क्षेत्र है, चाहे दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूर्व पश्चिम हो, उन सभी की भावनाओं का जब सम्मान करोगे, आदर करोगे, तभी तो एकता बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? ये तभी एकता बनी रह सकती है किसी भी देश की, जब वहां के सभी समुदाय और सभी क्षेत्रों की भावनाओं को क्या किया जाएगा? आदर या सम्मान किया जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? ये आपको नक्शे के लिए, सॉरी नक्शे में तो कह रहा है आपके भारत का नक्शा आएगा, लेकिन ये सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा मैपिंग में कि उसके पड़ोसी देश वगैरह कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है निम्न में से किस देश से बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? तो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन तो क्या कि अलग ही है। ब्रिटेन का जो द्वीप है वो तो यूरोप से अलग ही है, ध्यान रखना। ये यहाँ यूरोप है तो इससे यहाँ यहाँ बीच में महासागर है, तो समुद्र है, तो ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से इस पार है ये ब्रिटेन, ये बड़ा ब्रिटेन। ब्रिटेन से तो मतलब ये यूरोप की ज्यादातर ये सीमाएं नहीं लगती है, फ्रांस की, जर्मनी की, इनकी सीमाएं भी नहीं लगती है। ध्यान रखना है कि ये बेल्जियम की ब्रिटेन से सीमा नहीं लगती है। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? सामुदायिक सरकार। तो सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है, तो वह श्रीलंका ऐसा है जहां पर आपको
जो है सत्ता का जो बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार आपको दिखाई देती है, वहां ऐसी सरकारें काम करती है। अगला है, किस देश ने दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, बताइए। ये तो अपन ने देखा ही अभी, श्रीलंका है। श्रीलंका में एक तो सिंहली समुदाय है ही, और एक ये भारतीय तमिल समुदाय भी है। भारतीय तमिल समुदाय भी, वहाँ एक संगठन है लिट्टे, ये भी ध्यान रखना है। लिट्टे, लिबरेशन ऑफ लिबरेशन मतलब ऑफ तमिल टाइगर इलम, ऐसे कुछ नाम है इसका, लिट्टे बोलते हैं सामान्य भाषा में। ये लिट्टे वहाँ एक मतलब जो है संगठन है जो कि अपनी मांगों को लेकर वहाँ तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। भारत में राजीव गांधी की हत्या का आपने सुना होगा, उनमें भी माना जाता है कि लिट्टे का हाथ रहा है। तो ध्यान रखना है कि दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप श्रीलंका में लिया है, जिसमें वहां के स्थानीय जो सिंहली समुदाय है और वो जो तमिल है उनके बीच जो टकराव होता है उसकी बात है, ठीक है ना। अगला है, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है, तो ये तो अभी हमने देखा था कि ये यूरोप महाद्वीप में, बेल्जियम कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना। अगला है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के अंग तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। विधायिका मतलब बोले तो संसद को हम क्या बोलते हैं, विधायिका। और संसद के अंदर ही जो सरकार बनती है जो कि कार्य करती है पूरी, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं। भाई कोई कानून बनेगा तो उस पर कोई काम भी तो करेगा ना, काम कौन करेगा, कार्यपालिका, जिसमें सरकार से लेकर नीचे के जो कर्मचारी आ जाते हैं वो सारे कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई कुछ गड़बड़ होता है, कुछ गलत होता है, तो उसके अनुसार न्याय कौन करेगा भाई, न्याय का काम कौन करेगा, न्यायपालिका। तो ये सरकार के क्या है, विभिन्न अंग है। कौन कौन से दोबारा बताइए, नंबर एक विधायिका, नंबर दो कार्यपालिका और नंबर तीन न्यायपालिका, ठीक है ना। अगला है, किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है। तो सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण तो बेल्जियम, ये बेल्जियम की सरकार में ऐसा हमको देखने को मिलता है सामुदायिक सरकार वाला। तो ध्यान रखना है, सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण आपको बेल्जियम में देखने को मिलता है। अगला है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। ऊर्ध्वाधर मतलब एक तरह से खड़ा, ऊर्ध्वाधर ये वाला, एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज ऐसे होता है आधा, और ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा होता है। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। ध्यान रखना, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन सत्ता का क्या है, ऊर्ध्वाधर। जैसे उच्चतर, यहाँ उच्चतर है और यहाँ निम्नतर है, तो ये बताया कि उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य, तो ये उच्चतर और निम्नतर सरकारों के मध्य जो सत्ता का विभाजन है यही क्या है, ऊर्ध्वाधर है। कि पहले ये इसका काम ये है, फिर इससे नीचे ये है, फिर इससे नीचे ये काम ये करेगा, फिर इससे नीचे ये करेगा, फिर इससे नीचे ये करेगा, तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, ऊपर से नीचे है, ध्यान रखना है। ये क्या है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का वितरण है, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, जैसे पहले ऊपर अधिकारी है, फिर उसके नीचे कोई अधिकारी है, फिर उसके नीचे ऐसे, ठीक है ना। अगला है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यकवादी सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा, ये आपको आपके चैप्टर में दे रखा है, एक तो बेल्जियम की सरकार के बारे में और एक श्रीलंका की सरकार के बारे में, इन दोनों में क्या विवाद थे क्या नहीं थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा, क्या होता है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका की बहुसंख्यकवादी सरकार में एक समुदाय, यानी कि कौन सा समुदाय, सिंहली का ही प्रमुख रहता है, ठीक है ना। तो ये वहाँ वहाँ भाषा का है, यहाँ एक सामुदायिक मामला है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में सिंहली समुदाय है और वहाँ एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि यहाँ एक समुदाय का ही प्रमुखता रहती है। अगला है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। तो एक तो हमने देखा था अभी, ऊर्ध्वाधर देखा था, यह तो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सत्ता का बंटवारा किया जाता है। यह क्षैतिज, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण देखते हैं यहाँ, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे का क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। जैसे विधायिका भी अपने क्षेत्र में काम करेगी, कार्यपालिका अपनी जगह काम करेगी और न्यायपालिका अपनी जगह काम करेगी। ये इससे ऊपर नहीं है, ये इससे ऊपर नहीं है, मतलब दोनों बराबर रह के काम करेगी तीनों ही। तो ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे विधायिका के नीचे न्यायपालिका है या न्यायपालिका के नीचे कार्य, नहीं, तीनों बराबर है।
और तीनों बराबर है कि ये अपना अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगी, ये क्षैतिज वितरण है। जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण हमने देखा था, ऊर्ध्वाधर वितरण ऐसा होता है कि ये ऊपर वाला है लेकिन नीचे वाला इसके अंदर काम करेगा, इससे नीचे वाला इसके नीचे काम होता है, ये ऊर्ध्वाधर है। अगला, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जिसमें सत्ता का संतुलन स्थापित रहता है। तो ये नियंत्रण हो गया ना भाई, ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर वाला कोई है अपने नीचे वाले से नीचे वाले पे क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, और नियंत्रण रखेगा तो फिर संतुलन भी बना रहेगा सत्ता का। इसी को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अगला है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो ये तो आपको पता ही है, लोकतंत्र की परिभाषा में देखते हो कि लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो वह लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी तो होनी ही चाहिए लोगों के बीच। तो सत्ता की साझेदारी संघर्ष की संभावना को क्या करता है, कम करता है, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि उनका प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है ना, वरना ऐसा लगेगा तो हो सकता है संघर्ष की भावनाएं तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ताकि संघर्षों को टाला जा सके, विभाजनों को रोका जा सके। अगला है, बहुसंख्यकवाद कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख कीजिए। तो उन्होंने 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया था। ध्यान रखना, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सिंहली भाषा को राजभाषा श्रीलंका में कब घोषित किया गया, 1956। अगला है, 1950 और 1960 के दशकों के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच पर फर्क समस्या क्या थी? तो ये भाषा को लेकर वहां समस्या थी ब्रुसेल्स में। ध्यान रखना है, 1950 से 1960 के दशक में ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच ये समस्या थी भाषा को लेकर, ठीक है। अगला, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध व ताकतवर थे? तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहां क्या थे, समृद्ध और ताकतवर रहे। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा, जो फ्रांस की प्रमुख भाषा है, फ्रेंच। अगला है, बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ चार भाग है। एक तो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, एक फ्रेंच भाषी क्षेत्र जो कि बेलोनिया में, एक डच भाषी क्षेत्र जो फ्लेमिश में, ये अपने देखा था, और एक जर्मन भाषी क्षेत्र। ऐसे करके बेल्जियम में जो है चार भाग है जातीय बनावट के। एक तो ब्रुसेल्स जो है राजधानी, ये पूछा जा सकता है बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ध्यान रखना है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और एक क्षेत्र है वहाँ बेलोनिया, बेलोनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। एक क्षेत्र फ्लेमिश है, फ्लेमिश में डच भाषी बोली जाती है, और एक है जर्मन भाषी क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, हाँ, जर्मन भाषा बोली जाती है। अगला है, अब हम लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ से। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से? ये ध्यान रखना है भाई, लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो देखना, चार रूप विद्यमान है प्रमुख रूप से देखे तो। एक ही सरकार के विभिन्न अंग है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता का विभाजन। तो ये पता सत्ता की साझेदारी कैसे कैसे, तो एक तो हो गया कि जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में सत्ता का विभाजन है, ठीक है ना, वो क्षैतिज विभाजन है। दूसरा है, सरकार के विभिन्न स्तरों में है, जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, उनमें भी सत्ता का विभाजन होता है। तो पहला तो हो गया कि सरकार के विभिन्न विभिन्न अंगों में सत्ता का विभाजन, सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का विभाजन, तो दो हो गए हम। और तीसरा अपना है विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन। विभिन्न सामाजिक समूह है मतलब जैसे धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, या पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समूह है, उनके मध्य भी सत्ता का विभाजन। और विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह है, किसान, औद्योगिक मजदूर आंदोलन के मध्य सत्ता का विभाजन है। ऐसा करके लोकतंत्र में ये चार सत्ता के विभाजन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। पहला, जो सरकार के अंग है उनमें सत्ता का विभाजन, सरकार के स्तर है उनमें, विभिन्न सामाजिक समूह हैं उनमें, और विभिन्न राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, किसानों के, औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन में, उनमें सत्ता का विभाजन आपको देखने को मिलता है। अगला है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो ध्यान रखना, हमने पहले भी देखा है ये कि लोकतंत्र में एक तो संघर्ष है, सामाजिक टकराव है, उन सबको रोकने के लिए जरूरी है। सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि सत्ता में सभी लोगों की साझेदारी, यानी कि सभी लोगों का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो
ये साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? तो पहला, सामाजिक समूहों के मध्य टकराव को कम करना, लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी, समानता की पोषक व सभी हितों की सुरक्षा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा है, स्थानीय स्वशासन का विकास होता है, योग्य और कुशल शासन व्यवस्था है। तो ये सब सत्ता की साझेदारी के लिए जरूरी है लोकतंत्र में, ठीक है ना। अगला है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो पहले हम यही देखते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है। साझेदारी का मतलब बंटवारा ही तो है, ठीक है कि नहीं? और बंटवारा किसका? सत्ता का। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? सत्ता का बंटवारा। बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि वो अलग है वो अलग नहीं, मिलजुल के काम करेंगे। साझेदारी का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, ठीक है ना। तो ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है? स्रोत है। जैसे हम भी देखते हैं, हम भारत के लोग, ये तो है। भारत की जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये था कि भारत के लोग, तो ये क्या बताता है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति स्रोत है, जनता ही जो है राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अतः विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को टालने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दे देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सत्ता की साझेदारी का अर्थ है। इसमें क्या देखा अपन ने कि अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है, और जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को टालने के लिए सत्ता में हिस्सेदारी देना चाहिए। अगला है, श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी? ये तो पहली मांग तो थी कि तमिल भाषा को वहां की राजभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 1956 में उन्होंने क्या किया है, सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा को। तो तमिलों की मांग है कि तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। दूसरी है कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सिंहलियों के समान अवसर प्रदान किए जाए। और तीसरा है कि तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं वहाँ तमिलों की। क्या कौन कौन सी मांगे? दूसरा दिन देखना दोबारा। एक तो तमिल भाषा को राजभाषा बनाओ, दूसरा कि शिक्षा और जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सिंहलियों के समान ही उनको भी आप अधिकार दो। तीसरा कि तमिल बहुल क्षेत्र है जहाँ तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, उन क्षेत्रों को आप स्वायत्तता प्रदान दो। स्वायत्तता मतलब ताकि वह अपना संचालन शासन सत्ता खुद चला सके, ऐसा। तो ये प्रमुख मांगे हैं वहाँ तमिलों की। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता के बंटवारे के कोई दो उदाहरण बताइए आप। जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन। पहला उदाहरण तो अपने पाठ में यही, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन है। दूसरा है, भारत में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय है, महिला है, उनको विधायिका और सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। ये भी तो सत्ता के बंटवारे का ही उदाहरण है, ताकि जो कमजोर व्यक्ति है जिनको आरक्षण की सुविधा दी गई वो भी मुख्य धारा में आ सके, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी मुख्य धारा में आ सके। आप देख रहे हो कि स्थानीय जो सरकारी उनमें महिला को 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण है, वो इसीलिए दिया गया ताकि वो महिलाएं भी मुख्य धारा में आ सके। अगला है, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य? बहुसंख्यकवाद का मतलब तो आप समझ रहे हो, जो संख्या में बहुत है, ज्यादा है। तो बहुसंख्यकवाद का अर्थ से अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यक समुदाय को मनचाहे ढंग से शासन करने के अधिकार देने से है। उदाहरण में श्रीलंका, जहाँ सिंहलियों का क्या है? वर्चस्व है, और उन्होंने तमिलों को वहां दबाया है, या उनकी आवाज को वहां दबाया जाता है। ये बहुसंख्यकवाद है, क्योंकि बहुसंख्यक तो हो गया कि संख्या में ज्यादा है, लेकिन इसके आगे वाद लग रहा तो यह एक विचारधारा बन जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो संख्या में ज्यादा होते हैं वह लोग जो संख्या में कम होते हैं उन लोगों की आवाज को दबाया जाता है, और अपने मन चाहे ढंग से शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसको हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और अगर 40 बच्चे मिलके अगर चाहे कि हम बाकी के 10 बच्चों पे हम जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो ये बहुसंख्यकवाद है, ठीक है कि नहीं है। श्रीलंका में कितने जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो पहला तो हमने देखा कि श्रीलंका में पहला तो सिंहली है ही, ठीक है ना। और दूसरा, श्रीलंकाई मूल के तमिल है, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान जातीय भी रहते हैं, ठीक है कि नहीं है। और ये सिंहली ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ये जातीय समूह के लोग हैं। श्रीलंकाई सिंहली समुदाय है, श्रीलंका मूल के तमिल है, ईसाई है, और मुस्लिम जातीय समुदाय है। ये श्रीलंका के प्रमुख जातीय समूह है साथियों। ये हमने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पार्ट पे 4 अंक है तो आप जरूर ध्यान दें।
मतलब जो है आप अच्छे, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो आप 4 अंक आसानी से ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट जो वस्तुनिष्ठ है उसमें आपको थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एग्जाम में आपको ज़रूर याद आ जाएगा अगर आपने ठीक से पढ़ोगे तो। सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना नहीं है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इतना सा काम तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करना है साथियों, वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अपने जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना है ताकि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। सभी का धन्यवाद।